हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है क्या और आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और आल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। दिस इज डिनोटेड बाय IE और IP, जिसे हम IE और IP से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, विच इज डिनोटेड बाय IP और IE, ठीक है। अब ये देखते हैं कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, करते किसे। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी this is required, this is required to remove, this is required to remove an electron from an isolated, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is called ionization energy और ionization enthalpy, ठीक है। जिससे हम ionization एनर्जी और ionization enthalpy का नाम देते हैं, ठीक है। तो ionization एनर्जी क्या हो गया? द मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है क्या? आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर आइसोलेटेड एटम का मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल एटम। आइसोलेटेड का मतलब होता है यहाँ पर सिंगल एटम, है ना। यानी जिसमें क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। यही नो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला एटम, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं? आइसोलेटेड एटम करते हैं, ठीक है। तो जिस आइसोलेटेड एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के लिए जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे एज एन एग्जांपल लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि x क्या है? कोई गैसियस एटम है, हाँ, x क्या है? कोई गैसियस एटम है। अब इस गैसियस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाला जाए तो हम जानते हैं क्या होगा? x प्लस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, यानी एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब कर रहे हैं यहाँ पर एनायन करें, कैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब सोचिए जब एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इस पर क्या हो रहा है? x प्लस चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी की आवश्यकता होगी, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं? IP का नाम देते हैं या IE का नाम देते हैं, ठीक है। जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस एनर्जी को हम क्या करते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं, ठीक है। अब सोचिए, अब इस गैसियस एटम से केवल एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसे करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसे हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी IE1 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अगर यहीं से हम क्या करते हैं? फिर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें,
ठीक है। अगर फिर हम यहाँ से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को फिर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पर x2 चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, x+2 चार्ज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और जब यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसे भी हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, क्योंकि यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एनर्जी को भी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। लेकिन अब ये आयनाइजेशन एनर्जी जो है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक। उसी प्रकार अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को फिर निकाला जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर निकाला जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना होगा उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे, ठीक है। अब एक चीज ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है एनर्जी का, वो क्या होता है कि ये जो आपका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। यानी IE1 का जो वैल्यू होता है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू होता है वो IE3 से कम होता है, हाँ, मतलब IE3 थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो इन दोनों से ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब क्यों ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में एराइज कर रहा होगा, ठीक है, कि आखिर जो है इन तीनों में IE3 का वैल्यू ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन होता है न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, ठीक है। यानी अब कर रहे हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर चार्ज का सॉरी न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ जाना, कि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, इन सब के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स, और इन सभी फैक्टर को हमें अभी जानना है, ठीक है। लेकिन पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी है क्या। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि वैसा एनर्जी, वैसा मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर एक चीज और, ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इस आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए, इस आयनाइजेशन एनर्जी को मेजर करने के लिए जिस यूनिट का हम यूज करते हैं वो यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आयनाइजेशन एनर्जी इज मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब ये जानेंगे कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन a number of factors, and these factors are कौन कौन सा फैक्टर है। तो एक फैक्टर आपका क्या रहा है, एटॉमिक साइज, और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। दूसरा फैक्टर इसका क्या रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या कह सकते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी अब कर रहे हैं यहाँ पर कि इसके और भी बहुत से फैक्टर है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दो फैक्टर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे वाले फैक्टर पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब कर रहे हैं यहाँ पर कि एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, इसके साथ साथ हमें क्या जानना है, अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में जानना है, ठीक है। अब सोचो, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन
हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब ये सर्टेन सर्कुलर पाथ पर मूव करता है न्यूक्लियस के चारों, और न्यूक्लियस हम जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिवली इंचार्ज होता है। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स एक्सर्ट होता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कितना होता है, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर, ठीक है। हेंस वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हेंस वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ठीक है। वो डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इन दोनों के बीच का, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, उतना कम होते जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हो जाएगा, कम होते जाएगा, ठीक है। तो अब से तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, ठीक है, वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का जो फोर्स अगर मान लें कि कम होते जाएगा, ठीक है, कम किस कारण होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। अगर डिस्टेंस छोटा होते जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होते जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन राज हो रहा है कि डिस्टेंस आगे बढ़ेगा क्यों या घटेगा क्यों, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन सर्कुलर पाथ, ठीक है, वो सर्टेन सर्कुलर पाथ पर मूव करता है, एंड दिस सर्टेन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है बहुत से ऑर्बिट मूव करते रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। तो अब सोचिए कि एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, as the number of orbit increases, distance also be increases। जैसे जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आल्सो भी इंक्रीजेस, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि as the number of orbit increases, as the number of orbit increases, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, एटॉमिक रेडियस आल्सो भी इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस आल्सो भी इंक्रीजेस, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जाएगी, जैसे जैसे ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जाएगी, डिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है कि एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। इन दोनों के बीच को हम क्या कर रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड द न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियस करते हैं। तो एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आल्सो भी इंक्रीजेस, दैट मींस एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। और इसी कारण ये एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक। अब सोचिए जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस मेरा इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर डिस्टेंस मेरा अगर मान लिया बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि R जो होगा मेरा, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। तो अब सोचिए यहां तक समझ रहे, अब सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहां तक समझ चुके हैं तो आगे समझने में इजी नहीं होगा, ठीक है। हमने आपको क्या कहा कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है
वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों से कंपेयर करने पर हम क्या गेट करेंगे, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, यानी डिस्टेंस का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, अगर फोर्स बढ़ेगा तो डिस्टेंस घटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम क्या कहें आपको कि अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। और डिस्टेंस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। ठीक, अब सोचिए, अब इन दोनों के बीच जैसे डिस्टेंस बढ़ा, जैसे डिस्टेंस बढ़ा, ठीक है, तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगता हुआ कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसके कारण, डिस्टेंस बढ़ने के कारण। अब मेरा फोर्स अगर कम हो जाएगा, अगर फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके और इसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जो मान लिया अटैच है, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने के कारण इसका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है, तो हमें कम एनर्जी देना पड़ेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, जब अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, देन वी हैव टू गिव वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको एनर्जी क्या होगा, कम देना होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स कम लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो फोर्स है वो क्या होगा, कम लग रहा है, डिस्टेंस बढ़ जाने का। और जब फोर्स कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि अगर फोर्स कम लगेगा, ठीक है, अगर यहाँ पर फोर्स कम लगेगा, ठीक है, तो एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। अगर फोर्स कम लग रहा है तो एनर्जी भी कम लगेगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना। तो यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतना ज्यादा एनर्जी हमें देना होगा ब्रेक डाउन करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकालने के लिए। ठीक है ना। तो इससे याद रखना यहाँ पर कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर फोर्स बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि फिर हमें ज्यादा एनर्जी देना होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इन सभी को अगर हम कंपेयर करें, तो कंपेयर करने से क्या है ना, क्या फायदा होगा। देखिए, तो कह रहा है यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, अब ये कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस मतलब डिस्टेंस कहिए या एटॉमिक रेडियस कहिए, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस कम लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। और इसी कारण का यहाँ पर कि जब एटॉमिक रेडियस अगर कम होगा तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, कम होगा। यानी ऑर्बिट की संख्या कम, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या कम होगा तो रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये डिपेंड किस पर कर रहा है, तो एटॉमिक साइज पर डिपेंड करता है और अट्रैक्टिव फोर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर साइज अगर बढ़ जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घट जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, अगर एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ रहा है तो एक्सर्टिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक्सर्टिंग फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, और इसी कारण को कम एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स कम एनर्जी कम, फोर्स ज्यादा एनर्जी ज्यादा।
ठीक है हाँ। और ये अट्रैक्टिव फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट पर डिपेंड कर रहा है। ऑर्बिट ज्यादा फोर्स कम लगेगा, क्योंकि ऑर्बिट अगर बढ़ जाएगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेडियस है ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, और अगर रेडियस बढ़ गया तो फोर्स एक्सर्टिंग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर आपको समझ में आया कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन एटॉमिक रेडियस और अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे फैक्टर की ओर देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरे फैक्टर को। इसका सेकंड फैक्टर क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, या इसी को कह रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब सोचिए, अब यहाँ पर कह रहा है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है कि चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, जो चार्ज न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो चार्ज न्यूक्लियस में मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, और ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है ज्यादा या कम होता है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल कह रहा, सपोज कर लीजिए न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो रहा है कि चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो चार्ज मौजूद होता है उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज करते हैं। अब सोचिए, अगर जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियस में चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या होगा? उतना ज्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा क्या करेगा? अपनी ओर खींच कर रखेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखेगा। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ गया, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स also be increases between nucleus and electron। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज न्यूक्लियस में, जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, इस पर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पर उतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियस में जो चार्ज होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज, और इसी न्यूक्लियस के चार्ज के कारण ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि अपॉजिटिवली चार्ज है ना, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पर लगता हुआ अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस इन न्यूक्लियस। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स आल्सो भी इंक्रीजेस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अभी हम आपको बताएं कि जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए थोड़ा सा, है ना, अब सोचिए थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए कि अगर कह रहा है कि जैसे जैसे, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर कहना न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हो गया? चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो चार्ज मौजूद है उसको कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब जितना चार्ज न्यूक्लियस में होगा वो सभी चार्ज मिलकर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच कर रखेगा। तो जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, अट्रैक्शन उतना ज्यादा, और जब अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, और जितना ज्यादा मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन को निकालना, उतना ज्यादा हमें क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टिंग बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आल्सो भी इंक्रीजेस। और जब अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए,
अब सोचिए कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है, जैसे अभी हम आगे एग्जांपल दे रहे थे कि यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो x प्लस चार्ज है, ठीक है। फिर क्या हो गया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकलेगा तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, ज्यादा था। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो था वो ज्यादा था, किससे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से। क्यों, क्योंकि अब देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से सपोज कर लीजिए हम जानते हैं Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इन एन एटम, ठीक है, इन अ न्यूट्रल एटम, ठीक है। सपोज कर लेते हैं किसी न्यूट्रल एटम में, है ना, न्यूट्रल एटम में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कि मेरे पास प्रोटॉन की संख्या कितना है, +2, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 और प्रोटॉन की संख्या भी 2, ठीक है। तो प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज, 2 प्रोटॉन होगा तो +2, 2 इलेक्ट्रॉन होगा -2, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। अब सपोज कर लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकाल देंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए पहले मेरे पास क्या था, 2 प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, 2 प्रोटॉन, ठीक है, और क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाए तो मेरे पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो पॉजिटिव की संख्या मेरा बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव की संख्या अगर बढ़ गया न्यूक्लियस में, ठीक है, तो मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, है ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ पर कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, और प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन के प्रेजेंस के कारण ही न्यूक्लियस के पास क्या होता है, चार्ज होता है, जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज होता है वो जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है उसके कारण क्या होता है, एक दूसरे को बैलेंस किए रखता है, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता है, जिस कारण एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। लेकिन अब सोचिए अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ के बाहर निकाल दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, तो बताइए न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए अगर मान लें मेरे पास 2 प्लस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 माइनस चार्ज है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की संख्या बढ़ जाएगी, प्लस चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही प्लस चार्ज की संख्या बढ़ी न्यूक्लियस में, प्लस चार्ज की संख्या जैसे न्यूक्लियस में बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा, और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और जब डिफिकल्ट होगा तो हमको उसे निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा, ठीक है। इसी कारण हमने आपको बताया कि आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से कम होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्यों होता है अब आप ये समझ चुके होंगे, ड्यू टू द न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस इफेक्टिव न्यूक्लियर के चार्ज के कारण ही आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, है ना, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड फैक्टर जिस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका थर्ड फैक्टर क्या है, जान लीजिए, नंबर नेक्स्ट फैक्टर है, और वो नेक्स्ट फैक्टर क्या है, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, या हम कह सकते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जो देखिए ध्यान दीजिए, आप जानते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस
ये आपका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो चार्ज मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। और ये न्यूक्लियर चार्ज यही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ठीक है। यानी ये न्यूक्लियर चार्ज जो है ये क्या करेगा, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम करेगा, यानी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। तो हम जानते हैं ये जो आपका आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ये क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज अपना अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, ये अपनी ओर इसको खींचने का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जब ये अट्रैक्ट करने का काम करता है तो ये जो आपका इनर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इनर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली इंचार्ज, ये भी नेगेटिवली इंचार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव इंचार्ज और ये भी नेगेटिव इंचार्ज, ठीक है, नेगेटिव इंचार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये सब इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करेगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करने का काम करेगा, ठीक है, रिपल्स करने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज के बीच रिपल्सन, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन। तो यहाँ इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियर चार्ज इसके बीच अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ अट्रैक्ट करने से पहले, यहाँ पर अट्रैक्ट होने से पहले ये इलेक्ट्रॉन जो है इन सभी इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या किया जाता है, रिपल्स किया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तक अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। और इसको बचाता कौन है अट्रैक्शन होने से, तो ये इनर मोस्ट ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम एक्ट एज अ शिल्ड, ठीक है। वो क्या करता है, शिल्ड या स्क्रीनिंग का काम करता है, किसके लिए, फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज शिल्ड और स्क्रीन फॉर द आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी कह रहे हैं यहाँ पर कि किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इनर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्क्रीन या शिल्ड का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है, उसको अट्रैक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स कम लग रहा है, इसको अपनी ओर खींच सकता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इस आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहता है, ठीक है, अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन क्योंकि इसके बीच का जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको अपोज करता है, ठीक है, इसको अट्रैक्ट होने से बचाता है, एक तरह से शिल्डिंग का काम करता है, ठीक है, एक तरह से इसके बीच में एक शिल्ड बना देता है। मतलब क्या होता है, इसको अट्रैक्ट होने से बचाने का काम करता है, ठीक है। इसी फेनोमेना को हम क्या करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब सोचिए, अब यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, और हम जानते हैं कि ये अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, हम जानते हैं अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जब अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज्यादा होगा तो एनर्जी उतना ज्यादा होगा। लेकिन अब सोचिए, इस अट्रैक्शन फोर्स को कम करने का काम कौन करता है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, रिपल्स करता है इस इलेक्ट्रॉन को, यानी इसके अट्रैक्शन फोर्स को, ये फोर्स जो है, ये न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को कम करने का काम कौन कर रहा है, ये वाला रिपल्सन फोर्स, जिसको हम क्या कर रहे हैं, शिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, शिल्डिंग कर रहे हैं। जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करता है, ठीक है ना। यानी इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक तरह से शिल्डिंग का काम करता है, किसके लिए, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है।
तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम लेते हैं। ठीक है, तो सोचिए अगर कि ये स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा है, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, इस अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट में काम कर रहा है। अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की ओर, न्यूक्लियस की ओर, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो फोर्स किधर लग रहा है, अबे फ्रॉम द न्यूक्लियस लग रहा है, आउटसाइड द न्यूक्लियस लग रहा है। ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा। ठीक है, हेंस वी कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स, और जब ये अट्रैक्टिव फोर्स को कम कर देगा तो इसका मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी को भी कम कर देगा। ठीक है, हेंस वी कैन से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेस। ठीक है, यानी जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम होगा और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना जल्दी बाहर निकलेगा। ठीक है, जितना कम एनर्जी लगेगा उतना कम फोर्स लगेगा, और जितना कम फोर्स लगेगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्टिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये आपका क्या है, नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नंबर नेक्स्ट फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि ऑर्बिटल इज स्टेबल, ऑर्बिटल तभी स्टेबल होता है, ऑर्बिटल इज स्टेबल ओनली देन व्हेन इट इज कंप्लीटली फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड। जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है या हाफ फिल्ड होता है, इट्स सेड टू बी स्टेबल, तभी इसे स्टेबल का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि अगर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो ये क्या माना जाता है, अगर ऑर्बिटल इज हाफ फिल्ड, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है ना, इट्स सेड टू बी स्टेबल, इसे स्टेबल माना जाता है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है, इट इज हाईली स्टेबल, इट्स सेड टू बी हाईली स्टेबल, ये पूरी तरह से स्टेबल माना जाता है। ठीक है, और अगर कंप्लीटली, अगर ऑर्बिटल ना तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ना तो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ठीक है, ना तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड है ना तो कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। ये क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो जो पार्शियली फिल्ड होगा वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जो अनस्टेबल होता है। ठीक है, इसी कारण जब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, जब ये अनस्टेबल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये हाई स्टेबिलिटी लो एनर्जी। ठीक, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब ये अनस्टेबल होगा तो इससे हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन जो स्टेबल होगा, जो स्टेबल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को हम इजीली बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी देखिए क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई स्टेबल है, इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, फुलफिल्ड होता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा हाफ फील्ड ऑर्बिटल में यूज होगा, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा क्या होगा, फुल फील्ड ऑर्बिटल से होगा। ठीक है, क्योंकि फुल्ली हाफ, फुल्ली कंप्लीटली ऑर्बिटल्स, फुल्ली है ना, फुल फील्ड कंप्लीटली ऑर्बिटल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाईली स्टेबल होता है, और हाईली स्टेबल ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, इसी कारण कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, फुल्ली फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी का, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये फुल्ली फील्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है।
ठीक है। उससे कम किसका होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल का। उससे कम क्या होता है, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल का। ठीक है, यानी पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एज कंपेयर टू फुल्ली फील्ड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऑर्बिटल इज स्टेबल ओनली देन व्हेन इज कंप्लीटली फुलफिल्ड और हाफ फील्ड। जब ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है या हाफ फील्ड होता है तब, है ना, तब कहा जाता है कि ऑर्बिटल जो होता है अनस्टेबल होता है। और जब ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ठीक है, इसी कारण जो है फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है और इसी कारण उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और इसी काम कर सकते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, ठीक है, अब सोचिए हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, जबकि टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ आईपी increases on going left to right in periodic table, but on coming top to bottom its value decreases. इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नीचे आने पर नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा और जब नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज करेगा तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, और अट्रैक्शन फोर्स घट जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इलेक्ट्रॉन को हम इजी बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी कारण कहा था यहाँ पर कि आईपी का वैल्यू जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। ठीक, अब सोचिए थोड़ा सा, तो अब कह रहा है जब कहा जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है आईपी वैल्यू, तो सोचिए कि अगर कह रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चूंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। और जब सेकंड पीरियड का एलिमेंट है तो ये ऑक्सीजन ज्यादा राइट साइड में है, जबकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी वैल्यू इंक्रीज करता है ना, तो इट शुड बी, ये क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रॉन्ग। यानी कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। अब क्यों होता है ना, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्यों? देखिए आप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 है। अगर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो क्या आ जाएगा इसका, देखिए 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। हम जानते हैं p ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होता है और यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, फील्ड है ना, जो क्या है, हाफ फील्ड है। यानी इसका मतलब क्या है कि दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज सो स्टेबल। ठीक है, अब हम बात करें तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना ले, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये क्या है, ना तो ये कंप्लीटली फुल फील्ड ऑर्बिटल है, ना तो ये कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो इट इज मोर स्टेबल। यानी इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और इसी कारण कह सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, सो डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो वी कैन से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर, ठीक है, देन द ऑक्सीजन। ठीक है, इसी कारण आयोनाइजेशन एनर्जी होता है नाइट्रोजन का हाई होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए अब आप ये समझ चुके होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी कौन-कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए इजी केमिस्ट्री के साथ, है ना, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर, है ना, जरूर कीजिए, है ना। थैंक यू।